जय हिंद। सबको मेरा नमस्कार। आप सभी से अक्षय तृतीया के दिन कुछ खास विचारधारा साझा करने की कोशिश शुरू की है। बहुत लोगों को वो बहुत पसंद आई है और उसका कारण यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। परभणी ज़िला उपाध्यक्ष भी हूँ। ये दायित्व मेरे पास है। तो भाजपा की जो संगठन की संविधान है उसमें लिखा हुआ है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इनके इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म इस विचार पर पार्टी चलेगी। तो ये 22 अप्रैल 1965 में जो सिखाया गया वो एकात्म मानवतावाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा सिखाया गया इस सिखाए गए इस संबोधन के कुछ खास खास वाक्य जो मुझे बहुत पसंद आए वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और पोस्ट करते वक्त हमने उसे सैमसंग एकात्म मानवतावाद ऐसा लिखा है क्योंकि मैं जब अमेरिका में पढ़ रहा था तब मुझे जो भारतीय मूल के लोग थे वो समीर कहते थे, लेकिन अमेरिकन जो थे वो मुझे कुछ कुछ लोग सैम कह के पुकारा करते थे। तो मेरे संग अब आपके साथ ये पढ़ाई चल रही है। मेरे संग संग आपकी ये पढ़ाई चल रही है, तो इसलिए इसका सीरीज़ का नाम हमने सैमसंग एकात्म मानवतावाद रखा है। पिछली बार का वीडियो जो है उसमें हमने उस पर्टिकुलर संबोधन के 4 सेंटेंस, 4 वाक्य आपके साथ, 4 विचार आपके साथ साझा किए। भारत किधर जाने वाला है वो उन्होंने 1965 में इसके बारे में सवाल पूछा था। सांप और नेवला एक साथ होना ताकि विभिन्न विचार सरणी के विचारधारा के लोग एक साथ आना ये सिर्फ कांग्रेस में ही संभव हो पाएगा, इस तरह का उनका एक विचार था। एकता कैसे पैदा हो सकती है इसके बारे में भी उन्होंने विचार विचार समझाया उस संबोधन में। और सारी समस्याओं का मूल कारण होता है स्व के प्रति दुर्लक्ष्य, ये भी एक विचार था। राजनीति में अवसरवादिता पे भी उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी सिखाते वक्त। और उन्होंने ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनकी आचरणहीनता के विषय में कुछ कहा जाए तो जनता विश्वास ना करे, ये भी उन्होंने समझाया था। और उनकी पंडित दीनदयाल जी के विचार में ऐसा एक भी व्यक्ति उस समय 1965 में नहीं था। और मैंने मेरा विचार आपके साथ साझा किया था कि आज भी शायद 2-3 ही लोग पूरे भारतवर्ष में हैं जिनकी आचरणहीनता बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा लोगों के बारे में लोगों को लगता है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जी, तो ये बिल्कुल राष्ट्र के प्रति समर्पित है ऐसा सबको लगता है। तो ये हो गया छोटा सा रिवीजन। अब अगले कुछ वाक्य मैं आपके साथ साझा करूँगा। हम किस ओर चले। हमारे जीवन का प्रवाह अविरुद्ध नहीं अपितु आगे बढ़ता गया है। गंगा की धारा को लौटाने का प्रयत्न बुद्धिमानी नहीं होगा। बनारस की गंगा हरिद्वार के समान शीतल एवं स्वच्छ चाहे ना हो, परंतु उतनी ही पवित्र एवं मुक्तिदायिनी है। उसमें मिलने वाले जिन जिन नदी नालों को उसने आत्मसात कर लिया है, उनकी कलुषा तथा गंदगी की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। वे गंगा में मिलकर गंगा ही बन गए हैं। अब तो गंगा के प्रवाह को आगे ही बढ़ना होगा। यानी भारतवर्ष में अब तक 1000 सालों के बाद जो जो हुआ अपने साथ, वो अपने साथ अपने संस्कृति में भी कुछ कुछ तरह से सम्मिलित हो गया है। तो वो गंदा है या अच्छा है या बुरा है ये सोचना नहीं चाहिए। और हमें आगे चलते रहना चाहिए, क्योंकि वापस 1000 साल एकदम पुराना तो ज़िंदगी बिल्कुल हम नहीं बना पाएंगे, बनाना ज़रूरी भी नहीं है, ऐसा उनका एक विचार था। यदि संपूर्ण स्थिति इतनी ही होती तब तो कोई कठिनाई नहीं थी। विश्व में हम अकेले तो नहीं है, दूसरे राष्ट्र भी है। उन्होंने पिछले 1000 वर्ष में अभूतपूर्व उन्नति की है। हमारा संपूर्ण ध्यान तो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने तथा अपनी रक्षा के प्रयत्नों में ही लगा रहा है। विश्व की इस प्रगति में हम सहभागी नहीं हो सके। तो इन्होंने कहा कि विश्व भी अगर वहीं के वहीं रुक गया होता 1000 सालों पहले जहाँ था वहाँ, तो शायद हम भी वापस जाने के बारे में सोच सकते थे। लेकिन विश्व भी आगे निकल चुका है, तो हमने भी ये सोच कर ही हमारे कदम उठाने चाहिए। अगला वाक्य। अब जब हम स्वतंत्र हो गए हैं तो क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं हो जाता कि हम अपनी इस कमी को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करके विश्व के इन प्रगत देशों के साथ खड़े हो जाए। यहाँ तक तो मैं समझता हूँ मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये उन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य उस समय बताया। स्वदेशी की भावना सर्वव्यापी हो, यह एक विचार अभी आगे व्यक्त किया है उन्होंने।
समस्या तब पैदा होती है जब हम पश्चिम की प्रगति के कारणों तथा परिणामों अथवा वास्तविकता एवं भासमान के संबंध में ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते। तब यह कठिनाई तब और बढ़ जाती है। उन्होंने ये समझाया, मैं मराठी में अगर बताना चाहूँगा तो, समस्या तेव्हाच तयार होते जेव्हा पाश्चिमात्य देशांची प्रगतीचे कारण किंवा त्याचा परिणाम किंवा त्याचं खरं रिॲलिटी काय आहे किंवा त्याचा जो भासमान आहे याच्या संबंधी आपण योग्य जर निर्णय नाही करू शकलो तर तेव्हाच प्रॉब्लेम निर्माण होतो आणि अवघडपणा जास्ती वाढतो। अगला वाक्य है, अपने राज्यकाल में उसने ऐसे अनेक उपाय किए जिससे हमारे अंदर अपने संबंध में तिरस्कार तथा उनके विषय में आदर का भाव पैदा हो जाए। पश्चिम के ज्ञान विज्ञान के साथ ही पश्चिम देशों के रहन सहन, बोलचाल, खानपान आदि के तरीके भी इस देश में आए। पाश्चिमात्य देशांच्या आपल्यावर असणाऱ्या राज्यामुळे झालेल्या परिणामाचं हे वाक्य होतं की त्यांनी त्यांच्या काळामध्ये खास काही गोष्टी पण केल्या ज्याच्यामुळे आपल्याला त्यांच्यासारखं सगळं चांगलं असं थोडंसं वाटायला लागलं होतं। पुढचं वाक्य, भौतिक विज्ञान ही नहीं अपितु नीतिशास्त्र, राज्य व्यवस्था, अर्थनीति तथा समाज धारणा के क्षेत्र में भी इन देशों के मापदंड हमारे मानक बन गए। आज भारत के शिक्षित वर्ग के जीवन मूल्यों पर पश्चिम का यह प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। हमें निर्णय करना पड़ेगा कि यह प्रभाव अच्छा है या बुरा। आज पाश्चिमात्य देशावर 1965 मधलं त्यांचं हे वाक्य आहे की खूप मोठा परिणाम आपल्या जीवनसरणीवर आपल्या विचारसरणीवर झालेला आहे आणि तो चांगला आहे की नाही याचा आपल्याला विचार करायची गरज आहे असं म्हणतात। पुढचं वाक्य, अगला वाक्य, यदि यह सत्य है तो संकुचित राष्ट्रीयता के भाव को आड़े लाकर राष्ट्र की प्रगति में बाधा डालना ठीक नहीं होगा, किंतु उसके विपरीत पाश्चात्य जीवन मूल्य और विज्ञान की प्रगति को यदि अलग किया जा सकता है तो अंग्रेजियत के मुहावरण का परित्याग करना ही हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाश्चात्य राजनीति एवं अर्थनीति की दिशा को ही प्रगति की दिशा समझते हैं और इसीलिए भारत पर वहाँ की स्थिति का प्रक्षेपण करना चाहते हैं। अगला और आखिरी वाक्य आज के वीडियो का, अतः भारत की भावी दिशा का निर्णय करने से पूर्व यह उचित होगा कि हम पश्चिम की राजनीति के वैचारिक अधिष्ठान तथा उनकी वर्तमान पहेली का विचार कर ले। तर यांनी ते क्लियर कट सांगितलं है कि मैं बीच में मराठी में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं परभणी महाराष्ट्र में काम करता हूँ, तो यहाँ के लोग भी ये मराठी में भी सुनना चाहेंगे, ऐसे एक प्रतिक्रिया आई है। तो जो हिंदी समझते हो तो उनके लिए तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन जो उनको अगर हिंदी समझ में तकलीफ होती है तो मराठी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि संकुचित राष्ट्रीयता याच्या आड आपण राष्ट्राची प्रगती थांबवू शकणार नाही असं त्यांनी एक विचार मांडला। पण पाश्चिमात्य देशाचे मूल्य आणि विज्ञानाची प्रगती हे जर वेगळं केलं गेलं तर इंग्रजांच्या मोहावरणाचा परित्याग करणे हेच आपल्यासाठी सोयीस्कर राहील असं त्यांचं एक म्हणणं होतं। आणि भारताची दिशा निश्चित करताना हे योग्य राहणार की हम पाश्चिमात्य लोकांची राजनीतीच्या वैचारिक अधिष्ठान काय आहे आणि त्याची करंट सिच्युएशन काय आहे असा विचार त्यांनी त्या वर्षी 22 एप्रिल 1965च्या दिवशी मांडला। 4 दिवसांचा लेक्चर है, 22 अप्रैल 23, 24, 25। 22, 23, 24 और 25 अप्रैल का ये संबोधन है और मैं थोड़ा करके आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सब समझेंगे और इस पे हम, जैसे मैंने कहा, इस पे हम बहुत ज़बरदस्त विचारधारा को लेकर ही नरेंद्र मोदी जी आज भारत के सारे प्रश्न को सुलझा रहे हैं, समझा रहे हैं और उनका प्रेरणा स्थान पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय है। तो इन सब विचारों पे हम सब सारे युवा पीढ़ी अगर बहुत स्ट्रांगली काम करना शुरू कर दे तो नरेंद्र मोदी जी का हाथ बटाने में हम सब आगे रहेंगे, ये आशा व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलते रहेंगे। कुछ दिनों बाद अगला वीडियो बनाऊंगा 22 अप्रैल का बचा हुआ लेक्चर संबोधन आपके साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।